यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप मुझे अभी यूट्यूब चैनल टीचर प्रमोद कुमार पर देख और सुन पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इस पेपर 1 के इकाई 4 प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। तो यदि आप बिहार डीएलएड कर रहे हैं, बिहार डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं या फिर बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली बीपीएससी हेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को जान लेते हैं और देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इस पेपर F1 के इकाई 4 की हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ के बारे में हम लोग जानेंगे। और इससे पहले इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा F1 पेपर का इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन तीनों वीडियो को भी देख लेंगे। और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर उसे देख लेंगे। तो हम लोग इस F1 पेपर के इकाई 4 में हम लोग प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ के बारे में जानेंगे। और इस पेपर में और इस इकाई के हम लोग कुछ पॉइंट वाइज के बारे में जानेंगे, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पॉइंट के रूप में। फर्स्ट पॉइंट महात्मा गांधी के बारे में, सेकेंड पॉइंट गिजू भाई बधेखा के बारे में, से थर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मंटेसरी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति और जॉन डीवी के बारे में हम लोग इस इकाई 4 में हम लोग जो भी शिक्षा शास्त्री हैं इन सभी के विचार और शिक्षा के बारे में इन लोगों ने क्या कहा है, उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग सभी चीज़ों को बारी बारी से देख पाएंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इस पेपर 1 का यूनिट 4 के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ के बारे में। और इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट 1 में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे और महात्मा गांधी से रिलेटेड हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा से संबंध को रेखांकित करते हुए इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग और स्क्रीन को बढ़ाते हुए हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी से रिलेटेड हिंद स्वराज, सामाजिक दर्शन और शिक्षा से संबंध को रेखांकित करते हुए हम लोग बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जीवन परिचय इस प्रकार का है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ। यानी महात्मा गांधी का जो जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हिंदू परिवार में 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को हुआ था। और पिता करमचंद गांधी और माँ पुतली बाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया था। यानी महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी और माँ जो है वो पुतली बाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। यानी उनके माता पिता द्वारा मोहनदास जोड़ा गया इनके टाइटल में, इस प्रकार से इनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग इनके बारे में कुछ और बातों को भी जान लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी का जो विवाह है मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। यानी
मोहनदास करमचंद गांधी का जो विवाह था वो 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए। यानी इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो पोरबंदर के ही एक व्यापारी की पुत्री जिसका नाम कस्तूरबा गांधी था, उनके द्वारा उनसे इनका विवाह कर दिया गया और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ही एक पुत्र के एक पिता बन गए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इनसे रिलेटेड कुछ और बातों को हम लोग जान लेते हैं। लेकिन एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित नहीं रह सका। लेकिन वह पुत्र वो मर गया, जीवित नहीं रह सका। इस तरह गांधी जी के कुल 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। इस प्रकार से इनके 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। और विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए। यानी शादी विवाह होने के बाद और स्कूली जीवन, जिसको 12th तक कहा जाता है, तो 12th तक पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की पढ़ाई यानी आगे की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो लंदन में ही हुई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इनके बारे में कुछ और बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बन गए। यानी स्कूली शिक्षा को लेने के बाद इन्होंने लंदन चला गया और लंदन में 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बन गए। इसके बाद उनके जीवन की असल यात्रा शुरू हुई, जो अहिंसा आंदोलन से लेकर उनके राष्ट्रपिता बनने तक और उनके जीवन पर्यंत चलती रही। यानी 3 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद लंदन में वे बैरिस्टर बन गए और उनकी अभी से ही अब असल यात्रा शुरू हो गई, जो अहिंसा आंदोलन के रूप में उन्होंने शुरुआत की और इस तरह से उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाने लगा और इस तरह से उनका जीवन पर्यंत अहिंसा आंदोलन में ही बीत गया। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए कुछ बातों को और जान लेते हैं हिंद स्वराज के बारे में, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। हिंद स्वराज के माध्यम से शिक्षा संबंध को रेखांकित करते हुए इनके बारे में हम लोगों को क्या जानना है और शिक्षा के बारे में इनकी क्या राय थी। और जो हिंद स्वराज है, इनकी एक पुस्तिका थी, इसके माध्यम से महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या किया, उन सभी बातों को जानेंगे। तो हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा 1919 में प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक का नाम है ये गांधी जी द्वारा ही लिखा गया है 1919 में। तो और यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है। यानी इसमें शब्दों का संख्या जो है वो 30,000 है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखी। यानी इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तिका जो लिखी थी वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की जब यात्रा कर रहे थे तो पानी के जहाज में इन्होंने लिख डाली थी। इस पुस्तक में हिंद स्वराज में उन्होंने शिक्षा पर भी विचार रखे हैं। यानी इस पुस्तक में शिक्षा के बारे में अपनी बातों को रखा है और उनका कहना था कि शिक्षा जो है अंग्रेजों के पीछे भागने, अपने घर परिवार से अलग थलग करने वाली या फिर सिर्फ ज्ञान जानने और रखने पर मजबूर करने वाली नहीं होनी चाहिए। यानी इनका कहना था, यानी इन्होंने हिंद स्वराज में शिक्षा के बारे में लिखा था कि हमें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जो सिर्फ अंग्रेजों के पीछे भागने, अपने घर परिवार से अलग थलग करने वाले या सिर्फ ज्ञान यानी सिर्फ किताबी नॉलेज हमको होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग और आगे बढ़ते हुए आगे हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार की शिक्षा सिर्फ नहीं होनी चाहिए कि हमें घर परिवार से दूर रहना पड़े, बल्कि व्यवहारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकास करने वाली होनी चाहिए। यानी हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा व्यवहारिक होनी चाहिए, यानी हमारे व्यवहारिक गुणों का विकास होनी चाहिए, सांस्कृतिक गुणों का विकास होना चाहिए, सामाजिक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए और हमारे नैतिक मूल्य का विकास होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग और आगे बढ़ते हुए और इनके बारे में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होनी चाहिए। यानी गांधी जी के अनुसार
हमें शिक्षा इस प्रकार मिलनी चाहिए, बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे होंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षण सिद्धांत, यानी गांधी जी ने जो शिक्षण सिद्धांत दिया उनमें किन बातों को जिक्र किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग इन सभी पॉइंटों को देख लेंगे, और थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षण सिद्धांत। तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षण सिद्धांत था वो फर्स्ट था कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। बालकों को बालक जिस प्रकार से सीख सके उन्हें उस प्रकार के सिखाने का प्रयत्न करनी चाहिए। और सेकंड है कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, यानी 7 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, में शिक्षा को बालक के मानव मूल्य का विकास करना चाहिए, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे बालकों के मानव मूल्य का विकास हो। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चा स्वावलंबी बने, वो अपनी जीविका के लिए आत्मनिर्भर हो, यानी बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चा स्वावलंबी हो, अपने पैर पर खड़े हो सके और अपनी जीविका के लिए आत्मनिर्भर हो, यानी भोजन, कपड़ा, मकान के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इस प्रकार के उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे कि शिक्षा किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वह किसी कार्य में अनुभव प्राप्त कर सके, यानी उसे उस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हो, व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वह किसी कार्य में अनुभव प्राप्त कर सके, ताकि वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह कोई न कोई कार्य कर सके और स्वावलंबी बन सके। इसके बाद हम लोग कुछ और बातों को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि शिक्षा किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वह किसी कार्य में अनुभव प्राप्त कर सके। इन सभी बातों को जानिए। इसके बाद 6 पॉइंट में जो गांधी जी का जो शिक्षण सिद्धांत था उनके अनुसार शिक्षक बालक के स्वास्थ्य के विकास से जुड़ी होनी चाहिए, यानी बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो बालक अपने स्वास्थ्य को भी ठीक ठाक रख सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं पॉइंट 2 के रूप में, इसी इकाई 4 के यानी पेपर F1 के यूनिट 4 के हम लोग पॉइंट 2 के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग पॉइंट 1 में महात्मा गांधी और उनके द्वारा रचित जो पुस्तिका थी हिंद स्वराज, उनके बारे में हम लोग को जाने। अब हम लोग पॉइंट 2 में गिजू भाई बधेखा के बारे में जानेंगे, और ये भी एक महान शिक्षा शास्त्री थे और दिवा स्वप्न शिक्षा में प्रयोग के विचार को रेखांकित करते हुए हम लोग गिजू भाई बधेखा के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले गिजू भाई बधेखा की जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो गिजू भाई बधेखा का जो जन्म है वो 15 नवंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, यानी गिजू भाई बधेखा का जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ये गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे, यानी गिजू भाई बधेखा गुजराती भाषा के लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे। उनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेखा था, यानी गिजू भाई बधेखा का पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बधेखा था। उन्होंने बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की, यानी गिजू भाई बधेखा एक बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना की। अपने प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर उन्होंने निश्चय किया था कि बच्चों को सही विकास के लिए उन्हें देश का उत्तम नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए और किस ढंग से दी जानी चाहिए। इन सभी बातों को इन्होंने अपने मन में बैठाया कि हमें इस प्रकार का एक बाल मंदिर नामक एक विद्यालय की स्थापना की, और इनका सपना था, इनका स्वप्न था कि हम अपने प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर बच्चों को सही विकास के लिए, उन्हें देश का उत्तम नागरिक बनाने के लिए किस प्रकार के उनमें शिक्षा दें और किस ढंग से दें। उन्होंने इस बाल मंदिर के माध्यम से इन्होंने अपने बच्चों को बीच देने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जब देखेंगे यहाँ पे, तो आगे जैसा कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इसी ध्येय को सामने रखकर उन्होंने बहुत सी बालोपयोगी कहानियाँ लिखी। ये कहानियाँ गुजराती 10 पुस्तकों में प्रकाशित हुई।
इनका मन में था कि हम अपने बच्चों के अनुरूप अपने ढंग से अपने तरीके से कुछ इस तरह की शिक्षा दें ताकि बालक आगे बढ़कर देश का नाम रोशन करे, अपने समाज का नाम रोशन करे। तो इसी ध्यान को रखते हुए, इसी ध्येय को सामने रखकर उन्होंने बहुत सी बालोपयोगी, जो बालकों के लिए उपयोगी था, कहानियाँ लिखी। और ये कहानियाँ गुजराती भाषा में करीब 10 पुस्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया। इसके बाद गिजुभाई बधेका के दीवा स्वप्न के बारे में जानेंगे। तो गिजुभाई बधेका की किताब दीवा स्वप्न किसी अध्यापक की डायरी है जिसमें अध्यापक की जिद को सामने लाई गई है, जो शिक्षा में बदलाव के स्वप्न को साकार करना चाहता है। यानी ये गिजुभाई बधेका की पुस्तक थी दीवा स्वप्न, और ये जो है एक किताब ही नहीं बल्कि इसको अध्यापक की डायरी के नाम से जाना गया था, जिसमें अध्यापक की जिद को सामने लाई गई थी। और जिद का मतलब हुआ कि अध्यापक दृढ़ संकल्पित था कि मैं बच्चों को उस प्रकार से, उस ढंग से शिक्षा दे ताकि वह अपने अंदर सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक गुणों का विकास सही ढंग से कर सके और अपने समाज, देश का नाम रोशन कर सके। लोगों को बताना चाहता है कि शिक्षा में बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए अपने ही विचारों, और आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं ताकि सभी बातों को स्पष्ट रूप से जान सकें। और इन्होंने इसके माध्यम से लोगों को बताना चाहता है कि शिक्षा में बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए अपने ही विचारों और भावनाओं को चुनौती देनी पड़ेगी। गिजुभाई ने दीवा स्वप्न पुस्तक की रचना सन 1932 ईस्वी में गुजराती भाषा में की थी। यानी इन्होंने दीवा स्वप्न नामक पुस्तक का प्रकाशन 1932 में गुजराती भाषा में की थी, और इनका मानना था कि अपने विचारों और भावनाओं को चुनौती देकर हम अपने बच्चों के बीच शिक्षा में बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ इनके बारे में, यानी गिजुभाई बधेका के बारे में इन्होंने क्या शिक्षण सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या कहा, जानेंगे। तो यह किताब शिक्षा में नए प्रयोगों की शुरुआत और यथास्थिति को जोड़ने की असफल कहानी आती है, जिसमें गिजुभाई बधेका ने निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाया और सिखाया जाए। और इस किताब के माध्यम से इन्होंने यह एक सिद्धांत भी दिया था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया और सिखाया जाए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हुए इनके बारे में कुछ और बातों को जान लेते हैं। और इस प्रकार से आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि गिजुभाई बधेका ने एक वर्ष के अंतर्गत कक्षा 4 के विद्यार्थियों के साथ किए गए शैक्षिक प्रयोगों की यात्रा की कहानी के माध्यम से किया जो निम्न है, साझा किया जो निम्न है। यानी गिजुभाई बधेका ने एक वर्ष के अंतर्गत, एक साल के अंतर्गत कक्षा 4 के विद्यार्थियों के साथ किए गए शैक्षिक प्रयोगों की यात्रा की कहानी के माध्यम से साझा किया जो निम्न है। यानी एक साल का इन्होंने समय लिया और कक्षा 4 के बच्चों के बीच इन्होंने समय दिया, अपने शैक्षिक प्रयोगों की शुरुआत की, और उस कहानी के माध्यम से उन्होंने साझा किया जो निम्न है। और जो पहला आप देख पा रहे हो, प्रथम खंड प्रयोगों का आरंभ, यानी नए नए शैक्षिक प्रयोगों को आरंभ किया। और इस माध्यम से इन्होंने क्या किया, इन सभी बातों को हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रथम खंड प्रयोगों का इन्होंने आरंभ किया। इस खंड में बच्चों की मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ बालक की मन एवं इच्छाओं को जानकर उसी के अनुसार शिक्षक को कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षा नीति तैयार करनी चाहिए ताकि कक्षा शिक्षण को सहज और रुचिकर बनाया जा सके। यानी इन्होंने प्रथम खंड में प्रयोगों का आरंभ किया, जो कक्षा 4 के बच्चों के बीच इन्होंने समय दिया, नए नए शैक्षिक प्रयोग किया, और एक साल के अंतर्गत इन्होंने जो पाया उन सभी को खंड के रूप में इन्होंने बताया। और प्रथम खंड में प्रयोग का आरंभ किया, यानी इस खंड में बच्चों की मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया, बच्चों की मन स्थिति को समझने का प्रयास किया, उन्हें वो किस प्रकार से वो शिक्षा को ग्रहण करना चाह रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि वो आसानी से समझ सके। तो बच्चों की इच्छाओं को जानकर उसी के अनुसार शिक्षण पद्धति का, इन्हें शिक्षा नीति तैयार करनी चाहिए, और इन्हें इस प्रकार का शिक्षण देने का प्रयास किया जो सहज और रुचिकर बना जा सके, जो आसानी से बच्चे समझ जाए और बच्चे इंटरेस्टिंग के माध्यम से किसी बातों को जाने और समझे। इसके बाद द्वितीय खंड में इन्होंने क्या किया कि द्वितीय खंड में, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, तो इन्होंने द्वितीय खंड में क्या किया, द्वितीय खंड में प्रयोग की प्रगति की। प्रथम खंड में प्रयोगों को प्रारंभ किया
और सेकेंड खंड में इन्होंने प्रगति को देखा कि क्या उनमें प्रगति हो रही है। तो इस खंड में बालकों के साथ प्रयोगों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक ने शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हुए बालक में विषय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया। साथ ही साथ अलग अलग शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके विषय के संदर्भ में समझ विकसित की गई और पुस्तक व ज्ञान के साथ साथ परिवेश की ज्ञान को जोड़कर बालकों में वास्तविक ज्ञान प्रदान किया गया। यानी सबसे पहले प्रथम खंड में प्रयोग का प्रारंभ किया, बच्चों की मन स्थिति को समझा गया तो किस बात को किस प्रकार से समझ रहे हैं, और सेकंड में प्रयोगों की प्रगति की गई। यानी जब बच्चे समझने लगे तो धीरे धीरे उनमें विषय के प्रति किसी भी विषय के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास किया गया, जैसे हिंदी विषय हो या गणित विषय हो या अंग्रेजी विषय हो, तो उन्हें इसके लिए खेल विधि को अपनाया और खेल विधि के माध्यम से उन्हें विषय के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास किया और कोई भी चीज़ जो ज्ञान दिया जा रहा था उसे आस पड़ोस वातावरण और परिवेश से जोड़कर बच्चों को बताया गया, जिससे बच्चे आसानी से समझ रहे थे। साथ ही साथ नाटक, चित्र बनाने आदि रचनात्मक क्रियाओं को अवसर प्रदान करने में सृजनात्मकता को उनको विकसित किया गया और साथ ही साथ बच्चों के बीच नाटक, चित्र बनाने आदि रचनात्मक विचारों को अवसर प्रदान किया गया। बच्चे खुद से नाटक मंचन करने लगे, कुछ न कुछ चित्र बनाने लगे। इस प्रकार से उनमें सृजनात्मकता का गुण विकसित करने का प्रयास किया गया इस द्वितीय खंड के प्रयोग की प्रगति में। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो तृतीय खंड में इन्होंने क्या किया, इन सभी बातों को जानेंगे। तो तृतीय खंड में 6 महीने के अंत में इन्होंने क्या किया, तो इस खंड में शिक्षक द्वारा किए गए प्रयोगों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। जहां बालक विषय के प्रति रुचि और समझ विकसित हो चुकी थी, वहीं दंड और भय को खाई को कम करते हुए शिक्षक और विद्यालयों की आपसी संबंध में भी सराहना का भाव उत्पन्न हो गया। यानी तृतीय खंड में प्रथम खंड में तो प्रयोग का आरंभ किया गया था, बच्चों के अनुरूप बच्चों के मन स्थिति को समझकर उन्हें समझाया गया, किसी बातों को बताया गया कि वो किस प्रकार से बच्चे समझ सकते हैं। और सेकंड खंड में हम लोगों ने देखा प्रगति के बारे में, जब वो समझने लगे तो उनमें धीरे धीरे विषय के प्रति रुचि विकसित की जाने लगी और 6 महीने के अंत में शिक्षक जो प्रयोग किए थे वो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लगा, क्योंकि वो किसी भी विषय को रुचिकर माध्यम से वो समझने लगे और अपनी बातों को रखने लगे। इस प्रकार से उनमें धीरे धीरे समझ विकसित हो गई और साथ ही साथ इस तृतीय खंड में दंड और भय को खत्म करते हुए बालक शिक्षक से न डरे, इस खाई को कम करते हुए आपसी संबंध को बढ़ाया गया और इस प्रकार से सराहना का भाव उत्पन्न हो गया। कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उनको भी सराहा गया कि बहुत अच्छे कर रहे हो। इस प्रकार से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थ खंड में चलेंगे और चतुर्थ खंड इसको अंतिम सम्मेलन का आगे कहा गया और अंतिम सम्मेलन में इन्होंने क्या कहा, तो इस खंड में शिक्षक के प्रयोग की यात्रा एक सार्थक मंजिल की ओर पहुंच चुकी थी। यानी उनके अनुसार, गीजूभाई बधेका के अनुसार, जो उनका सोच था कि बच्चों को के बीच शिक्षा जो है वो दी जा सकती है और ये संभव है, तो इसके लिए परिवर्तन संभव है शिक्षा में। इसके लिए जो प्रयास किया अब वो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचने लगी, क्योंकि पहले प्रयोग किया, इसके बाद जब वो शिक्षा ग्रहण करने लगे, बातों को समझने लगे, तो अब धीरे धीरे बच्चों को विषय के प्रति रुचि विकसित की गई। इसके बाद 6 महीने के अंत में उन्हें देखा जाने लगा कि ये जो हमने प्रयोग किया वो सार्थक हुआ। तो अब अंतिम सम्मेलन में जो उनका प्रयोग था, प्रयोग की यात्रा थी, वो सार्थक मंजिल की ओर पहुंच चुकी थी। बालकों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में गतिशील थी, तो वहीं अन्य शिक्षक और बालकों के माता पिता भी इस प्रयोग से प्रभावित व जागरूक दिखाई दे रहे थे। इससे शिक्षक भी प्रसन्न थे। सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में गतिशील थी, बच्चों का हर प्रकार से विकास हो रहा था। इससे माता पिता भी इस प्रयोग से प्रभावित थे और जागरूक दिखाई दे रहे थे। अतः कह सकते हैं कि गीजूभाई बधेका के द्वारा दिवा स्वप्न आदर्श प्राथमिक शिक्षा की एक आधारशिला थी। इसके बाद हम लोग गीजूभाई बधेका के निम्नलिखित सिद्धांत के बारे में जानेंगे। गीजूभाई बधेका के कुछ सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग गीजूभाई बधेका, जिनका पूरा नाम गिरजाशंकर गीजूभाई बधेका भगवान जी बधेका था, इनके शिक्षण सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे।
गीचूभाई बदेखा का कुछ निम्नलिखित सिद्धांत हैं जिन्हें हम लोग बारी बारी से अब इस वीडियो को बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि गीचूभाई बदेखा के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। और फर्स्ट जो उनका सिद्धांत था वह था कि बच्चों को निडर बनाएं, बच्चों को डरपोक नहीं बनाएं, क्योंकि जब डरपोक रहेंगे तो शिक्षकों से अपने मन में जो प्रश्न रहेंगे वो नहीं पूछ पाएंगे। सेकंड था कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाए, साथ ही साथ बच्चों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यानी बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएं ताकि आसपास वातावरण और परिवेश से उन बातों को जोड़ें ताकि वो किसी बात को आसानी से रुचिकर ढंग से वो सीख सकते हैं और उसमें बच्चों की भी भागीदारी हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट देख रहे हैं कि खेल खेल में उन्हें व्याकरण सिखाएं, भाषा का ज्ञान कराएं, कहानी सुनाएं व उनसे पहेली सुलझाने का खेल खेलें। यानी बच्चों को खेल खेल के माध्यम से व्याकरण सिखाइए, भाषा की जानकारी दीजिए, कहानी सुनाइए और उन्हें पहेली सुलझाइए। इससे बच्चों में सृजनात्मकता का गुण जो है वो विकसित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि बच्चों को स्वतंत्र माहौल प्रदान करें क्योंकि उनकी आंतरिक क्षमताओं का विकास संभव हो। उन्हें स्वतंत्र माहौल दें, किसी भी बातों को रखने के लिए उनको मौका दीजिए ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपने उनके अंदर जो शक्ति है, समझने की शक्ति है, बोलने की क्षमता है, वो उसका उनको विकास हो सके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को बिना दंडित किया पढ़ाया जाए, यानी बच्चों को दंड नहीं दिया जाए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इन सभी बातों को आसानी से देख पाएँ। और हम लोग यहाँ पर पॉइंट 3 के रूप में देख रहे होंगे। पॉइंट 3, रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा सीखने में स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हुए। तो अभी तक हम लोगों ने इस F1 पेपर के यूनिट 4 में पॉइंट 1 में महात्मा गांधी के बारे में जाने और उनका पुस्तक था हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज के माध्यम से उनका शिक्षा के प्रति क्या विचार था उन्होंने उनके बारे में जाना। पॉइंट 2 में गीजूभाई बदेखा, जिनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बदेखा था, उनके बारे में, जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में और उन्होंने शिक्षा के प्रति उनकी सोच क्या थी, उनके शिक्षण सिद्धांत क्या थे वो जाने। अब हम लोग पॉइंट 3 में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे और रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय और इनको शिक्षा में इनकी भूमिका क्या रही है और इनके सिद्धांत क्या थे, इन सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है वो 7 मई 1861 ईस्वी को एक बांग्ला परिवार में हुआ था। तो बांग्ला परिवार का मतलब ही समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो 7 मई 1861 ईस्वी को एक बांग्ला परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। यानी इनका पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता जी का नाम शारदा देवी था। इसके बाद हम लोग और बढ़ेंगे और जैसे ही हम लोग और बढ़ रहे हैं तो स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि आप सभी को आसानी से नज़र आ पाए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वह एक महान कवि थे। उन्होंने बचपन से ही कविताएं और कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक था। यानी वे रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे और उनका बचपन से ही कविता और कहानी लिखने का शौक था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मन और आत्मा से लिखी गई रचनाएं और उनकी प्रसिद्धि के कारण हुई गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। और उनका इस प्रकार से कहानी और कविता लिखी गई थी जो मन और आत्मा से संबंधित रचनाएं थी उनकी, इसलिए उनकी इस प्रसिद्धि के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाने लगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया तथा संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यानी भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था तथा संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इस राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका और
बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखे, यानी इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगान लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो निधन है वो 7 अगस्त 1941 को हुआ था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का निर्धन 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी देख पा रहे होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, इन बातों को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आप सभी देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम, इनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना विस्तृत होना चाहिए कि बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर तत्कालीन शिक्षा पद्धति के विरोधी थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम इस प्रकार होनी चाहिए, यानी इतना विस्तृत होना चाहिए कि बालक के जीवन के सभी पक्षों का, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी गुणों का विकास हो सके। साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर तत्कालीन शिक्षा पद्धति के विरोधी थे, यानी उस प्रकार जो शिक्षा उस समय जो शिक्षा दी जा रही थी उसके घोर विरोधी थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, और थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दे रहा हूँ, उन्हें लगता था कि तत्कालीन शिक्षा जो दी जा रही थी बालकों के स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों को चारदीवारी को में बंद करके उन्हें प्रकृति की गोद से छीन लेती है। यानी उस समय, यानी तत्कालीन शिक्षा जो दी जा रही थी बच्चों को, तो उन्हें लगता था, रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि यह बच्चों के स्वभाव के विपरीत है और उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है जैसे वो चारदीवारी में बंद है, उन्हें प्रकृति की गोद से छीनी जा रही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा है वह है रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का कार्य मात्र जीवन यापन करना नहीं, बल्कि बालक में निहित सृजनात्मकता का विकास करना, जिसमें बालक का जीवन में कुछ बन और कर सके। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का कार्य सिर्फ जीवन यापन करना नहीं, सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं, बल्कि बालकों में निहित जो सृजनात्मकता है, बालकों के अंदर जो गुण होती है उसका विकास करना और बालक का जीवन में कुछ बने और कुछ कर सके, अपने समाज का नाम रोशन कर सके, अपने देश का नाम रोशन कर सके, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज विद्यालय में भी ऐसा वातावरण तैयार करने पर बल दिया जाता है जिसमें बालकों की सृजनात्मक व रचनात्मक शक्तियों का विकसित होने का अवसर प्रदान करे तथा शिक्षा जो है बाल केंद्रित पद्धति से प्रचालित होते हैं। यानी आज के समय भी ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें बालकों के जो सृजनात्मक और रचनात्मक शक्ति है, बालकों के अंदर जो सृजनात्मक और रचनात्मक गुण है उसका विकास हो सके और उन्हें बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति ही दी जाती है, यानी बालकों के अनुसार ही, बालकों के अनुरूप ही शिक्षा दी जाती है। इसके बाद इनका भी कुछ सिद्धांत था, शिक्षण सिद्धांत था। रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षण जो सिद्धांत थे उनको भी जान लीजिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यानी पहला जो उनका सिद्धांत था कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, बालक का सभी क्षेत्रों में विकास हो सके, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक गुणों का विकास हो सके। और सेकेंड है कि बालकों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें आनंद का अनुभव हो और पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो। यानी बालकों को प्राकृतिक वातावरण में जो आसपास आस पड़ोस वातावरण से उनको जोड़कर शिक्षा दी जाए ताकि वो उन्हें आनंद का अनुभव हो और पर्यावरण के बारे में भी उन्हें ज्ञान हो। इसके बाद और देख पा रहे होंगे, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। यानी बच्चों को इस प्रकार के माध्यम में उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनको घर के परिवेश में सुन और जान रहे हैं। इससे होगा कि वो आसानी से किसी बातों को समझ सकते हैं। और फोर्थ है कि बच्चों को शिक्षा बाल केंद्रित पद्धति से दी जाए। फाइव्थ है प्रत्येक शिक्षार्थी को संगीत, चित्रकला व अन्य अभिनय की योग्यता का विकास होनी चाहिए। यानी प्रत्येक शिक्षार्थी में, प्रत्येक बालकों में संगीत, चित्रकला व अन्य जो अभिनय हैं, एक्ट हैं, उनकी योग्यता का उनके अंदर विकास हो, उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षण सिद्धांत है। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि शिक्षा को गतिशील एवं सुचारू बनाने के लिए सामाजिक जीवन से उनका संबंध जोड़ना चाहिए। यानी बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए
ताकि शिक्षा गतिशील एवं सुचारू हो सके। इसके लिए सामाजिक जीवन से उनका संबंध जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अधिकतर समय घर, परिवार और समाज के बीच में समय देते हैं। तो उनको इस प्रकार की शिक्षा दीजिए ताकि सामाजिक जीवन से उनका संबंध प्रगाढ़ हो। इसके बाद 7वें नंबर में देख रहे होंगे कि बच्चों को केवल औपचारिक शिक्षा न देकर अनौपचारिक शिक्षा भी देनी चाहिए। अब जैसा कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जान रहे होंगे, जो वैसी शिक्षा जो विद्यालयों में दी जाती है, किताबी ज्ञान को दिया जाता है, उसे औपचारिक शिक्षा, और अनौपचारिक शिक्षा ऐसी है जो घर, परिवार, आस पड़ोस से सीखी जाती है, देख कर सीखी जाती है, सुनकर सीखी जाती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षण सिद्धांत में यह भी शामिल था, उन्हें औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी देनी चाहिए। इसके बाद हम लोग पॉइंट 4 की ओर चलेंगे, और जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, पॉइंट 4 में आप देख पा रहे होंगे कि मारिया मोंटेसरी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पेपर F1 के इकाई 4 में हम लोग पॉइंट 1 में महात्मा गांधी के बारे में जाना, पॉइंट 2 में हम लोग जाना गिरजा शंकर गिजुबाई बधेका के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने जाना रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पॉइंट 3 में, और पॉइंट 4 में हम लोग मारिया मोंटेसरी के बारे में जानेंगे। और इनसे संबंधित ग्रहणशील मन पुस्तक में विकास के क्रम में शीर्षक अध्याय, ये विकास का क्रम जो था, इनका पुस्तक था मारिया मोंटेसरी का विकास के क्रम, यह पुस्तक है। और यह पुस्तक जिसका नाम विकास के क्रम है, इसकी रचना इन्होंने मारिया मोंटेसरी ने किया, इन्होंने ही लिखा। तो सबसे पहले मारिया मोंटेसरी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, और इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि इनका क्या शिक्षण सिद्धांत रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि मारिया मोंटेसरी का जो जन्म है वो 1870 ईस्वी में इटली के एक संपन्न तथा सुरक्षित परिवार में हुआ था। यानी मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली के एक संपन्न परिवार में 1870 ईस्वी में हुई थी। और इसके बारे में हम लोगों को जान लेना बेहतर जरूरी है, और हम लोग आगे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त की। 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रोम विश्वविद्यालय में चिकित्सा से MD की उपाधि प्राप्त की, और उसी विश्वविद्यालय में उन्हें मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का दायित्व सौंपा गया। यानी इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से शिक्षा प्राप्त की, और 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रोम विश्वविद्यालय में चिकित्सा से MD की उपाधि प्राप्त की, और उसी विश्वविद्यालय में उन्हें मंदबुद्धि, जो कम बुद्धि के बालक हैं, उनको शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया। इस कार्य के संपादन के दौरान उनकी रुचि शिक्षण पद्धति में जगी, और उन्होंने यह पाया कि मंद बुद्धि बालकों के पिछड़ने के कारण उनकी ज्ञान इंद्रियों का कमजोर होना है। और जब उन्हें मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा देने का दायित्व सौंपा गया, तो इस दौरान उनकी जो रुचि थी शिक्षण पद्धति में जगी, और उन्होंने यह पाया कि मंदबुद्धि जो बालक हैं उनके पिछड़ने का जो कारण है उनकी ज्ञानेंद्रिय का कमजोर होना है। यानी जो भी ज्ञानेंद्रिय हैं वो उनकी कमजोर होती है कहीं ना कहीं, इसके कारण वो किसी भी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मारिया मोंटेसरी के बारे में और जान लेते हैं। इनके अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में उन्होंने देखा कि एक महत्वपूर्ण कमी है, जो सभी विद्यार्थियों को एक ही विधि से समान शिक्षा का दिया जाना। यानी इन्होंने माना कि जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है इसमें एक महत्वपूर्ण कमी थी कि सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार की समान शिक्षा दी जाती थी। ऐसी स्थिति में मंदबुद्धि बालकों का बिछड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले विद्यार्थियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मोंटेसरी ने एक नई शिक्षा विधि का प्रयोग किया, जिसमें पिछड़े बच्चों यानी मंदबुद्धि के लिए इसके बारे में और हम लोग नेक्स्ट देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर एक प्रशिक्षण की विधि मोंटेसरी विधि उनके द्वारा विकसित की गई, जिसे मोंटेसरी विधि कही गई। साथ ही साथ इस विधि के अंतर्गत उन्होंने एक पुस्तक भी छापी जिसका नाम मोंटेसरी मेथड था, जिस पुस्तक का शीर्षक अध्याय विकास के क्रम में भी किया गया। यानी इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमी समझा कि जो सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा दी जा रही थी, और जो कम बुद्धि वाले बच्चे थे, वो मंद बुद्धि वाले जो बच्चे थे वो पिछड़ जा रहे थे।
इसके लिए इन्होंने एक प्रशिक्षण की विधि अपनाई, विकसित की, जिसे मॉन्टेसरी विधि कहा जाता है। और इस विधि के अंतर्गत उन्होंने एक पुस्तक भी छापा जिसे मॉन्टेसरी मेथड जाना गया। और इस पुस्तक का जो शीर्षक था और विकास के क्रम में भी किया गया है, यानी इनका पुस्तक था विकास के क्रम। और उसमें एक मॉन्टेसरी मेथड के माध्यम से, मॉन्टेसरी विधि के माध्यम से वैसे मंदबुद्धि बालकों के लिए इन्होंने शिक्षण पद्धति और शिक्षा नीति अलग बनाई। मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मोंटेसी द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट पद्धति है जो पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। यानी इन्होंने जो मॉन्टेसरी पद्धति लाया वो एक विशिष्ट पद्धति है जो पिछड़े बालकों की शिक्षा के लिए, जो मंदबुद्धि के बालक हैं, जो कमजोर बुद्धि के बालक हैं, उनके लिए एक बहुत ही उपयुक्त थी। मॉन्टेसरी विधि में शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायता देती है। बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का होना अनिवार्य है। और ये चूँकि कमजोर बुद्धि वाले बच्चे हैं तो इनके अनुरूप एक वातावरण प्रदान किया जाए। इस प्रकार से इन्होंने एक विकास के क्रम में मॉन्टेसरी विधि और मॉन्टेसरी मेथड के माध्यम से इन्होंने मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा पद्धति अपनाया। इनका और भी कहना था कि मारिया मोंटेसरी का कहना है कि मोंटेसरी स्कूल अबोध बालकों के लिए मस्तिष्क में ज्ञान ठूसने वाला कारखाना न होकर घर का सामान्य प्रिय एक सुखद स्थान होना चाहिए। और इन्होंने एक मोंटेसरी स्कूल की भी स्थापना की। और इनका यह मानना था कि यह जो स्कूल है यह अबोध बालकों के लिए मस्तिष्क में ज्ञान ठूसने का एक कारखाना नहीं हो, बल्कि घर में जैसा सामान्य वातावरण है उस तरह का वातावरण आप विद्यालय में भी दीजिए ताकि उनका भी विकास हो सके। इस प्रकार से मारिया मोंटेसरी के भी कुछ शिक्षण सिद्धांत थे। उन शिक्षण सिद्धांतों को हम लोग जान लेते हैं। तो मारिया मोंटेसरी के जो शिक्षण सिद्धांत थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, कि विद्यालय का जो वातावरण घर के वातावरण के समान होना चाहिए। यानी मारिया मोंटेसरी के शिक्षण सिद्धांत में इन्होंने ये कहा कि विद्यालय का जो वातावरण हो, विद्यालय का जो इन्वायरमेंट हो, कक्ष का जो वातावरण हो, इस प्रकार का हो जैसा घर का वातावरण हो। सेकेंड है कि मारिया मोंटेसरी स्कूल में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी मोंटेसरी स्कूल की इन्होंने जब स्थापना की तो इस स्कूल में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा ग्रहण करवाया। इसके बाद है कि विद्यालय में बड़ा मैदान होता है, खेल द्वारा बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया था। यानी इनका मानना था कि विद्यालय में एक बड़ा मैदान होता है, फील्ड होता है, तो उन्हें खेल विधि द्वारा बालकों को शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद फोर्थ इनका जो सिद्धांत था वो मोंटेसरी के अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होने चाहिए, पाठ्यक्रम इतना बोझिल नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे जो है वो उबाऊ फील करें। इसके बाद 5 नंबर आप देख पा रहे होंगे कि बालकों की रुचि, क्षमता एवं आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का निर्माण होनी चाहिए। यानी पाठ्यक्रम जो है बालकों की रुचि, बालकों के इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी जो क्षमता है उनकी क्षमता के अनुसार और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही निर्माण होनी चाहिए और लचीला होना चाहिए। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे कि मोंटेसरी ने 1ली से 5वीं तक के लिए पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई थी वो किस प्रकार की थी। तो इसको हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर भी, कि मारिया मोंटेसरी ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा अंकित की जो निम्न है। तो 1ली कक्षा के लिए किस प्रकार की, तो बटन लगाना, जूते के धागे बांधना, छोटी मोटी वस्तुओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना, बड़ी छोटी, ठंडी और गर्म, लाल और हरा रंग आदि के अंतर को करना। यानी 1ली कक्षा के बच्चों को सिर्फ छोटा मोटा नॉलेज देना है ताकि वो अपना शर्ट का बटन लगा सके, जूते का धागा बांध सके, छोटी मोटी वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाए और छोटी मोटी और बड़ी वस्तुओं का अंतर समझ सके कि ये छोटा है, बड़ा है, ठंडा और गर्म का अनुभव कर सके, कौन सा वस्तु किस रंग का है इसको अनुभव कर सके। इसके बाद 2री कक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, तो 2री कक्षा के बारे में इन्होंने कहा कि सफाई पर ध्यान देना, ठीक ढंग से बैठकर भोजन करना, अपने आप नहाना, हाथ मुँह धोना, कपड़े पहनना इत्यादि। यानी मारिया मोंटेसरी के अनुसार 2री कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें सफाई पर ध्यान देना चाहिए,
ठीक ढंग से बैठकर भोजन कर ले, खुद से अपने आप न स्नान कर ले, अपने आप कपड़े को पहन ले, हाथ मुंह धो ले, बस इतना ही चाहिए उनकी शिक्षा। इसके बाद उनके अनुसार तीसरी कक्षा के बच्चों को अक्षर ज्ञान प्रदान करना, अक्षर के बारे में जानना, गति, दृष्टि और इस पर संबंधित अभ्यास करना, ड्राइंग का अभ्यास करना, यानी इन सभी को बातों को ध्यान में रखना। दृष्टि और इस पर संबंधित किसी वस्तु को आप फिगर के माध्यम से दिखाइए और बतलाइए कि यह क्या है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने चौथी और पाँचवीं क्लास के बच्चों के लिए इन्होंने क्या कहा, तो चौथी कक्षा में भोजन परोसने और बर्तन धोना, कमरे की वस्तुओं को उचित क्रम में रखना, पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त करना। यानी इनके अनुसार चौथी कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें भोजन परोस सके, खुद से भोजन ले सके, बर्तन को धो सके और कमरे की जो भी वस्तु हैं वो बढ़िया से व्यवस्थित क्रम में सजा सके और पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसके बाद पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने क्या कहा, तो उपयुक्त सभी बातों पर अभ्यास करना, यानी जितने भी पहली से चौथी क्लास तक के बच्चों को हम लोगों को ज्ञान देना जरूरी था, जो जिसे हम लोग इस वीडियो में देखा। उन्हें ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शब्दों का ज्ञान प्रदान करना, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक शब्दों का, यानी किसी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में फोटो दिखाना, उनके बारे में बताना, खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करना आदि। तो आगे हम लोग इसी वीडियो में अब हम लोग पॉइंट 5 की ओर चलेंगे और पॉइंट 5 में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट 5 की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक जैसा कि फिर से जान लीजिए कि जो हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में वो F1 पेपर, DLED फर्स्ट ईयर के F1 पेपर जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसके हम लोग यूनिट 4 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षा शास्त्रीय समझ के बारे में जान रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 4 तक, जैसा कि पॉइंट 1 में महात्मा गांधी के बारे में जाना और उनका लिखा हुआ पुस्तक हिंद स्वराज। सेकेंड पॉइंट में गिजुभाई बधेका के बारे में जाने और इसके बाद उनका जो पुस्तक था दिवा स्वप्न उनके बारे में जाना। थर्ड पॉइंट में रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना और उनके शिक्षण सिद्धांत के बारे में जाना। 4 नंबर में मारिया मोंटेसरी और उनके शिक्षण सिद्धांत के बारे में जाना। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट 5 ज्योतिबा फुले के बारे में जानेंगे और इनका शिक्षण सिद्धांत क्या था, शिक्षा की में क्या राय थी और इसे संबंधित हंटर आयोग को दिया गया बयान, शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और समानता को रेखांकित करते हुए हम लोग ज्योतिबा फुले के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो ज्योतिबा फुले का जो पूरा नाम था वो ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में हुआ था। यानी ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था और इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में हुआ था। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ज्योतिबा फुले को बचपन से ही पढ़ने में ललक थी। ज्योतिबा फुले को बचपन से ही पढ़ने में ललक थी, जिज्ञासा थी, लेकिन स्वर्णों के विरोध ने उन्हें स्कूल से वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन स्वर्णों के विरोध ने, जो उच्च जातियों के विरोध ने उन्हें स्कूल से वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया। शायद यही कसक रही कि वंचित वर्ग की भलाई के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया और यही उनके दिलो दिमाग पर बैठ गया और उन्हें मन में ठान लिया कि वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, वंचित वर्ग की भलाई के लिए हम कुछ शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, उसके बाद महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों की अपमानजनक जीवन स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष करते रहे। यानी उसके बाद उनको बहुत भारी चोट लगा, क्योंकि जो स्वर्ण वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्हें स्कूल से वंचित कर दिया। उसी दिन उन्होंने फैसला किया कि जो समाज के दलित हैं, शूद्र हैं और महिलाएं हैं, उनकी जीवन स्थिति को सुधारने के लिए हम कुछ आजीवन संघर्ष करते रहेंगे। इसके बाद जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे और मैं कुछ आगे बढ़ा दे रहा हूँ इसको।
आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सन 1882 में जब भारत सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया, तो इसके सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग का सुझाव प्रस्तुत किया। यानी सन 1882 में जब भारत सरकार ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाने लगा, तो उस समय सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने हंटर आयोग का एक सुझाव प्रस्तुत किया। इसके बाद आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ज्योतिबा फुले वह पहले भारतीय थे जिन्होंने दलितों में बहुत जोर शोर से शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार का ध्यान दलितों की शिक्षा की तरफ आकर्षित कराया। और उन्होंने जो सुझाव प्रस्तुत किया उसमें दलितों में बहुत जोर शोर से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत सरकार का ध्यान उन दलितों की शिक्षा की तरफ आकर्षित किया। उन्होंने अपने सुझाव में समाज में शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता को रेखांकित करते हुए शिक्षा में भेदभाव खत्म करने पर ध्यान आकर्षित कराया। यानी उस आयोग में इन्होंने जो सुझाव दिया उसमें इन्होंने यह सुझाव दिया कि जो दलितों में जो शिक्षा का अभाव है उनको शिक्षा के प्रति जागरूक की जाए। और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समाज में जो शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जो दलित वर्ग के या महिलाएं हैं वो पिछड़े हुए हैं, उनके प्रति शिक्षा के में जो भेदभाव किया जा रहा है उसे खत्म करने का ध्यान आकर्षित कराया। अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग हंटर आयोग के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब हंटर आयोग की स्थापना की जाने लगी तो उसमें ज्योतिबा फुले ने अपना सुझाव प्रस्तुत किया था। तो यह हंटर आयोग क्या है? तो हंटर आयोग जिसे 1882 में बनाया गया, हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था सिर्फ प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था। हंटर कमीशन का कार्य ऊड की शिक्षा प्रणाली की असफलताओं के कारण खोजना था। यानी हंटर कमीशन का जो उद्देश्य था वो सिर्फ प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर की शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना था, उसमें क्या कमी रह गई है। और हंटर कमीशन का जो कार्य था वो विलियम वुड की शिक्षा जो प्रणाली जो पहले से चल रही थी उसमें जो असफलताएं मिल रही थी उसके कारण को खोजना था। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि इससे के अतिरिक्त इसका कार्य भारत में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की खामियां खोजकर उन समस्याओं को दूर करने के तरीके तथा पद्धतियां सुझाना था। और हंटर आयोग का यह भी कार्य था कि भारत में जो तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उन सभी खामियां और खामियां को खोजकर उन सभी समस्याओं को दूर करने का तरीका तथा पद्धतियों का सुझाना था। और यह जो कार्य था हंटर आयोग का था। अब हंटर आयोग की कुछ प्रमुख बातें थी जिसे हम लोग आगे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हंटर आयोग की प्रमुख जो बातें थी वह थी, फर्स्ट में प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, यानी जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक हो, जो व्यवहारिकता में परिवर्तन लाए। सेकेंड है प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में हो, जो घर परिवार में जो भाषा बच्चों के बीच बोली जा रही है उस भाषा में हो। इसके बाद शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो, यानी जो शैक्षिक रूप से जो इलाका पिछड़ा है उस इलाका में विद्यालय की स्थापना हो, शिक्षा विभाग की स्थापना हो। और इसके बाद आप जब हम लोग आगे बढ़ेंगे वीडियो में तो देख पा रहे होंगे नेक्स्ट है कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम हो और सिलेबस एकदम लचीला हो और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, ताकि महिलाओं और लड़कियां भी सहज ढंग से शिक्षा को ग्रहण कर सके। इसके बाद धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दी जाए, कोई खास धर्म, विशेष धर्म के प्रति किसी को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। नेक्स्ट है अनुदान सहायता छात्र शिक्षा की संख्या व आवश्यकताओं के अनुपात में दिया जाए, यानी जो अनुदान सहायता होती है छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकताओं के अनुपात में दिया जाए, यानी जो बच्चों को दी जाती है स्टाइपेंड के रूप में जो दी जाती है अनुदान, या शिक्षकों को भी दी जाती है जो वित्तरहित विद्यालय होते हैं, तो उसको छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकताओं के अनुरूप ध्यान देते हुए उसे दी जाए। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे देख पा रहे होंगे कि ज्योतिबा फुले के कुछ शिक्षण उद्देश्य थे, उन सभी उद्देश्यों को भी हम लोग यहाँ पर इसी वीडियो में हम लोग देख पाएंगे।
और इनका क्या शिक्षण उद्देश्य था, क्या शिक्षण सिद्धांत था। तो फर्स्ट, जैसा कि देख पा रहे होंगे कि दलित एवं सभी वर्गों की स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन करना आवश्यक मानते हुए, यानी इनका मानना था कि दलित एवं सभी वर्गों के स्त्रियां जो है उनकी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार की जाए और आवश्यक मानते हुए उन्हें प्रोत्साहन किया जाए। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इनका क्या शिक्षण उद्देश्य था ज्योतिबा फुले का, उन सभी बातों को जान लेते हैं कि पाठशालाएं, कन्या पाठशाला एवं भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला, महिला छात्रावास आदि खुलवाएं। मैकाले की शिक्षा नीति, जिसे फिल्टर नीति के भी नाम से जाना जाता है, का विरोध किया। यानी इनका मानना था कि पाठशालाएं, कन्या पाठशालाएं, भारत की प्रथम रात्रि पाठशाला भी खोली जाए, महिला छात्रावास की व्यवस्था हो। और इन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसे फिल्टर नीति के नाम से भी जाना जाता था, उस नीति का इन्होंने विरोध किया और 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन के एक समक्ष प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही। और जब हंटर आयोग जब 1882 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ, उसकी स्थापना हुई, तो उस कमीशन के समक्ष इन्होंने यानी ज्योतिबा फुले ने प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने क्या कहा है अपने शिक्षण उद्देश्य में। तो भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। यानी इनका मानना था कि जो समाज में जाति के आधार पर जो भेदभाव की जा रही है उसको समाप्त की जाए। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों की शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना था। और इनका जो मूल उद्देश्य था वो स्त्रियों की शिक्षा को अधिकार प्रदान करना, कि जो स्त्रियों की जो शिक्षा देने की बात हो वो निश्चित रूप से हो, और बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि विधवा विवाह का समर्थन, समाज की कुप्रथा अथवा अंधविश्वास से समाज को मुक्त करना फुले का मुख्य उद्देश्य था। यानी इनको समाज में जो चल रही कुप्रथा है, अंधविश्वास है, उसे समाज से मुक्त की जाए, और ये जो है ज्योतिबा फुले का मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे पॉइंट 6 के बारे में। और पॉइंट 6 में हम लोग जानेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, और इनसे संबंधित शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय जान लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ था। और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का पिता का नाम फिदा हुसैन खान तथा उनकी माता का नाम नजीन बेगम था। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के पिता का नाम फिदा हुसैन और माता का नाम नजीन बेगम था, और इनका जो जन्म है वो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। जब वे 10 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया, और इसके कुछ समय बाद 1911 में उनकी माता का भी देहांत हो गया। यानी जब ये 10 साल के थे डॉक्टर जाकिर हुसैन तो इनके पिता का देहांत हो गया, और 1911 ईस्वी में उनकी माता का भी देहांत हो गया। 18 साल की उम्र में उनका विवाह शाहजहां बेगम से कर दिया गया, और इनका 18 साल की उम्र में उनका विवाह शाहजहां बेगम से कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग और जान लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ बातों को। तो आगे जब हम देख रहे हैं तो उनकी जो है 2 बेटियां जिनका नाम सईदा खान और शफिया रहमान थी। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की 2 बेटियां, एक का नाम सईदा खान और दूसरे का नाम शफिया रहमान थी। इसके बाद और जान लेते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 ईस्वी में वह बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 ईस्वी में बिहार राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्त हुए। फिर 1962 ईस्वी में जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। यानी बिहार राज्य का गवर्नर के रूप में 1957 ईस्वी में, और इसके बाद 1962 ईस्वी में जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। इसके बाद इनसे रिलेटेड हम लोग और कुछ बातों को जान लेते हैं। तो 13 मई 1967 ईस्वी में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन गए एवं पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इतिहास बना दिया। यानी सबसे पहले तो बिहार के राज्य के राज्यपाल के रूप में उन्होंने 1957 ईस्वी में नियुक्त हुए। 1962 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति बन गए,
इसके बाद 13 मई 1967 ईस्वी को भारत का तीसरा राष्ट्रपति बन गए और इस तरह से पहला महिला मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि एक शिक्षक होते हुए भी, यानी ये पहले शिक्षक थे, एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक वे अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुंचे थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत देश उनका घर है, यहाँ सब उनके भाई बहन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की 58 वर्ष की आयु में 3 मई 1969 ईस्वी को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। और इनका कहना था कि इन्होंने अपने भाषण में एक बार कहा था कि भारत देश उनका घर है और यहाँ सब उनके भाई बहन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की 58 वर्ष की आयु में 3 मई 1969 ईस्वी को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। इनके बारे में कुछ हम लोग और बातों को जान लेते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण के विकास में एक गतिशील ऊर्जा है जो शांति स्थापना के लिए व्यक्ति में ज्ञान, संस्कृति, मूल, प्रवृत्तियां आदि को विकसित करती है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो शिक्षा है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण यानी पर्सनालिटी का निर्माण के विकास में एक गतिशील ऊर्जा है। यानी व्यक्तित्व के निर्माण करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो शांति स्थापना के लिए व्यक्ति में ज्ञान, संस्कृति, मूल्य, प्रवृत्ति आदि का विकास करती है। यानी शिक्षा के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और एक शांति स्थापना के लिए व्यक्ति में ज्ञान और सांस्कृतिक मूल्य, प्रवृत्ति आदि का विकास होता है। इस प्रकार से कुछ इन्होंने शिक्षा के बारे में और भी बात कही कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि वर्तमान कठिनाइयों और ज्वलंत समस्याओं का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छी शिक्षा हो। यानी जब हमारे पास शिक्षा हो जाएगी तो हमारे सामने किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो उसका हम लोग समाधान कर पाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कुछ शिक्षा का उद्देश्य था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का कुछ उद्देश्य भी था। तो इनका क्या उद्देश्य था शिक्षा के प्रति, इन बातों को भी जान लेते हैं। तो जो पहला उद्देश्य देख पा रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी ये शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, हम लोग आजीवन सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। इसके बाद नेक्स्ट एक रहेंगे, शिक्षक द्वारा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के साथ साथ भारत में सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का विकास को महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया है। यानी इनका मानना था कि शिक्षा द्वारा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का विकास होता है, साथ ही साथ भारत में सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का विकास भी होता है। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग इनके शैक्षिक उद्देश्यों को जानेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति को बाहरी ज्ञान से अवगत कराना, यानी व्यक्ति को, यानी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जितने भी सभी व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान, वातावरण के ज्ञान को भी उन्हें अवगत कराया जाए। इसके बाद है परिवर्तनशील विश्व के अनुरूप बालकों को ढालने का प्रयास करना। यानी परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार से हमारा विश्व जो परिवर्तन कर रहा है उसके अनुरूप बालकों को ढालने का प्रयास किया जाए ताकि वो कदम से कदम मिलाकर उनका भी विकास हो सके। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अनुसार बच्चों को डराकर इनाम के लालच में या फिर हिंसा के सहारे सुधारने व शिक्षा देने से बच्चों में उमंग, उत्साह व आत्मविश्वास छीन जाता है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार बच्चों को डराकर शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें इनाम का लालच नहीं देनी चाहिए या फिर उन्हें हिंसा के सहारे उन्हें मार पीट कर नहीं सुधार कर सकते हैं, बल्कि उनमें उमंग, उत्साह व आत्मविश्वास उससे छीन जाता है। ऐसे माहौल में पढ़ने वाले बच्चे डरे, सहमे तथा हर चीज़ में भयभीत रहते हैं तथा बच्चों के भीतर प्रेरणा का स्रोत सूख जाता है। यानी इनका मानना था कि बच्चों को डराइए नहीं, इनाम नहीं दीजिए या फिर हिंसा के सहारे मत दीजिए, बल्कि उनके अंदर उमंग, उत्साह व आत्मविश्वास भर सके, इसके लिए उनसे आपसी संबंध अच्छा बनाकर उन्हें बेहतर वातावरण देकर, वातावरण से कनेक्ट कर उनके अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अब पॉइंट 7 की ओर चलेंगे और पॉइंट 7 में जे कृष्णमूर्ति के बारे में जानेंगे कि इनका शिक्षा के प्रति क्या संबंध रहा है और इनका क्या उद्देश्य रहा है।
अब हम लोग यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट 7 की हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे पहले डीएलएड, बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर के F1 पेपर समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के हम लोग यूनिट 4 के हम लोग इस वीडियो में देख और समझ रहे हैं। तो F1 पेपर के यूनिट 4 में हम लोग 6 पॉइंट अभी तक देख लिए। फर्स्ट पॉइंट में महात्मा गांधी के बारे में जाना और उनके शिक्षण पद्धति और शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य थी उनका, उसके बारे में जाना। सेकेंड पॉइंट में गिजुभाई बधेखा के बारे में जाना। पॉइंट 3 में हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाना। 4 नंबर पॉइंट में मारिया मंटेश्वरी के बारे में जाना। 5 नंबर पॉइंट में ज्योतिबा फुले के बारे में जाना। अब हम लोग पॉइंट 6 इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में जाना। और अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट 7 पे हम लोग चर्चा करेंगे। और पॉइंट 7 में जे कृष्ण मूर्ति के बारे में हम लोग जानेंगे कि जे कृष्ण मूर्ति का जीवन परिचय क्या था, इनका क्या शिक्षा के प्रति क्या सिद्धांत था, क्या उद्देश्य था, उन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा स्क्रीन पर भी पॉइंट 7 देख रहे होंगे कि जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा क्या है। तो पहले इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। तो जे कृष्ण मूर्ति का जो जन्म है वो 12 मई 1895 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने एक दार्शनिक, लेखक और प्रवचनकर्ता के रूप में खूब ख्याति प्राप्त की। जे कृष्ण मूर्ति एक विशेषज्ञ थे, यानी जे कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ था और वे एक महान दार्शनिक, लेखक और प्रवचनकर्ता के रूप में खूब उन्होंने ख्यातियाँ प्राप्त की। और जे कृष्ण मूर्ति एक विशेषज्ञ थे। इनके बारे में और हम लोग जान लेते हैं कि जो जे कृष्ण मूर्ति जी थे वो इन्होंने मानसिक क्रांति, ध्यान और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कई प्रयास किए। मानसिक क्रांति, बच्चों के बीच मानसिकता का गुण, मानसिक गुण उनको कैसे विकास हो, उनके बीच बौद्धिक विकास कैसे हो, और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए नकारात्मक चीज़ों से दूर भागने और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने कई प्रयास किया। इनकी पुस्तक शिक्षा क्या है, यानी जे कृष्ण मूर्ति की एक पुस्तक इन्होंने लिखा था जिसका नाम था शिक्षा क्या है। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन से संबंधित युवा के मन में पूछे गए प्रश्न हैं। यह प्रश्न शिक्षा के बारे में है, मन के बारे में है, जीवन के बारे में है, विविध है किंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी इन्होंने पुस्तक में इन्होंने कहा कि एक युवक के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि शिक्षा क्या है, मन क्या है, जीवन क्या है। ये सभी अलग अलग हैं, विविध हैं, विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन्होंने इस पुस्तक में शिक्षा क्या है और इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने ये बातें कही। इसके बाद जे कृष्ण मूर्ति शिक्षा के बारे में और क्या कहा, तो जे कृष्ण मूर्ति का मानना था कि रटने और उपलब्धियां प्राप्त करने को शिक्षा नहीं मानते। यानी इनके अनुसार शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ रट ले और कोई उपलब्धि प्राप्त कर ले, बल्कि इनके अनुसार शिक्षा एक पक्ष है जो केवल रोजी रोटी कमाने योग्य बनाता है तथा जीवन की परेशानियों से लड़ने में मदद करता है ताकि वह जीवन को समझ सके, उसे हार न माने, उसे बोझ न समझे। इनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ रट ले और कोई एक अच्छा पद प्राप्त कर ले, उपलब्धि प्राप्त कर ले, बल्कि इनके अनुसार शिक्षा एक पक्ष है जो रोजी रोटी कपड़ा और मकान और इसके अनुसार इन्हें योग्य बनाई जाए ताकि जीवन में जो भी परेशानियां आए उससे लड़कर, उस समस्या का समाधान कर कर अपने आप को आगे विकास कर सके, उसे हार न माने, अपने आने वाली समस्याओं से हार न मारे, उसे बोझ न समझे, बल्कि उसका निराकरण करके आगे बढ़ सके। इसके बाद इनको क्या कहना था शिक्षा के बारे में, इन सभी बातों को और जान लेते हैं कि युवा मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका सीधा संबंध दैनिक जीवन से होता है। जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षाओं की दैनिक जीवन की कसौटी पर परखा जा सकता है। यानी इनका मानना था कि युवा मन में जो भी प्रश्न उठता है उसका सीधा संबंध दैनिक जीवन से होता है, यानी प्रतिदिन उसे जो समस्या आती है उससे संबंधित होती है। तो इस दैनिक जीवन की कसौटियों पर परखा जा सकता है इनके अनुसार।
वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मज्ञान कराए, यानी इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य को आत्मज्ञान, अपने बारे में जानकारी कराए। इनके अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो समस्त रूप से जीवन जीने में सक्षम हो, यानी इनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समस्त रूप से जीवन जीने में, यानी जीवन जीने में कोई बाधा नहीं हो। यदि कोई समस्या भी है तो उसका समाधान अच्छी तरह से कर पाए। इसके बाद हम लोग और बढ़ते हैं। तो बढ़ने के बाद स्क्रीन पर जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यचर्या क्या है, यानी इनके अनुसार पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जो संपूर्ण मानव का विकास कर सके। इसके लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में कला, संगीत, व्यवसाय, विज्ञान तथा तकनीकी को भी शामिल किया है। यानी इनके अनुसार पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे संपूर्ण मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी इनके अनुसार पाठ्यचर्या में कला, संगीत, व्यवसाय ज्ञान, बिजनेस से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, ताकि अगर बच्चा पढ़ाई करने के बाद वो किसी न किसी काम को सुचारू रूप से कर सके और उनमें तकनीकी यानी टेक्निकल ज्ञान को भी दी जाए। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां शांत वातावरण हो और सभी बच्चों का संबंध शिक्षक से अच्छा हो। यानी इनके अनुसार विद्यालय एक शांत जगह पर हो और वहां शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध अच्छा हो। विद्यालय प्रशासन में शिक्षक और शिक्षिकाओं की भागीदारी, प्रेम पूर्वक व्यवहार एवं सोचने समझने के लिए स्वतंत्र अवसर प्राप्त हो। और ऐसा विद्यालय का वातावरण हो जहां शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्रों के बीच संबंध अच्छा हो और छात्रों को सोचने समझने के लिए स्वतंत्र अवसर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे। अब हम लोग इस वीडियो में पॉइंट 8 की ओर चलेंगे और पॉइंट 8 में हम लोग जानेंगे जॉन डीवी के बारे में कि जॉन डीवी का शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य था, इनका क्या शिक्षण सिद्धांत था। तो सबसे पहले इनका हम लोग जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पॉइंट 8 में हम लोग जॉन डीवी के बारे में जानेंगे। शिक्षा और लोकतंत्र से जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख और समाज की अंतःक्रिया को रेखांकित करते हुए हम लोग जॉन डीवी के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले जॉन डीवी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और इसके बाद इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या अपनी राय दी है, क्या अपने विचार दिए है, क्या इनका सिद्धांत था, उन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। तो जॉन डीवी का जो जन्म है 1859 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्लिंगटन में हुआ था। जॉन डीवी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और एक मनोवैज्ञानिक थे। यानी जॉन डीवी का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में के वार्लिंगटन में हुआ था और जॉन डीवी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में और बातों को जान लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जॉन डीवी की किताब का नाम शिक्षा और लोकतंत्र है। यानी जॉन डीवी एक किताब लिखा था जिसका नाम शिक्षा और लोकतंत्र है। इसमें शिक्षा और लोकतंत्र के आपसी रिश्ते की पड़ताल करते हुए विभिन्न विषयों पर विचार किया गया है। और इस पुस्तक में शिक्षा और लोकतंत्र के बीच आपसी संबंध, आपसी रिश्ते को पड़ताल करते हुए, उसको परखते हुए विभिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर विचार प्रकट किया गया है। इसके बाद हम लोग और जान लेते हैं इनके बारे में। स्कूल के अंदर सीखने की निरंतरता स्कूल के बाहर किए जाने वाले सीखने के साथ होनी चाहिए। यानी स्कूल के अंदर जो हम लोग सीख रहे हैं उस सीखने की जो निरंतरता है उसके स्कूल के जो बाहर हम लोग कर रहे हैं उन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए, दोनों के बीच संबंध होने चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है तथा यह तभी संभव हो सकता है जब स्कूल के भीतर सामाजिक अभिरुचियों व स्कूल के बाहर के सामाजिक अभिरुचियों के साथ अनेक स्थलों पर संपर्क हो। यानी इनके अनुसार जो स्कूल के बाहर जो हम लोग जिस प्रकार से समाज में रह रहे हैं उसी प्रकार से स्कूल के भीतर या स्कूल के अंदर जो सीख रहे हैं उन दोनों के बीच समानता हो, उन दोनों के बीच पारस्परिक संबंध हो, ताकि उन दोनों के बीच जो बाहर यानी स्कूल के बाहर जो ज्ञान है, स्कूल के बाहर जो समाज के बीच बच्चा रह रहा है और स्कूल के भीतर जो वातावरण है उन दोनों के बीच अगर सामंजस्य रहेगा तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे इन
ये जो है इन्होंने कहना था कि जॉन डेवी का कहना था कि सत्य वह है जो हमारे कसौटी पर खड़ा हो, यानी सत्य वही है जो हमारे कसौटी पर खड़ा हो, यानी जब उसकी परीक्षण हो तो वह सत्य साबित हो। कोई भी ज्ञान की शाखा जब वह मनुष्य के दुख के कारण की खोज करती है तथा दुख निवारण करती है तो वह नैतिकता का स्रोत हो जाती है। यानी कोई भी ज्ञान जो हम लोगों के बीच ज्ञान है, यदि हम लोगों के सामने कुछ दुख आती है, कुछ समस्या आती है, और जब हम उसको उस शिक्षा के माध्यम से, हमारे अंदर जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा के माध्यम से जब उस समस्या का, उस दुख का निवारण कर लेते हैं, तो वही नैतिकता का स्रोत हो जाती है। नैतिकता का स्रोत का मतलब कि जब वह हमारे अंदर शिक्षा थी तभी उस हमारे सामने जो समस्या आई, जो दुख आई, उसका हम लोग सामना किए। इसीलिए जो नैतिकता है वो स्रोत बन जाती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के दो आधार हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के दो आधार हैं, एक है मनोवैज्ञानिक आधार और एक है सामाजिक आधार। क्योंकि ये समाज से रिलेटेड भी बातों को कह रहे हैं कि समाज में जो शिक्षा दी जाए या जिस प्रकार से समाज में रह रहे हैं उसको विद्यालय के वातावरण से कनेक्ट की जाए। तो इनका क्या मनोवैज्ञानिक आधार था और क्या सामाजिक आधार था, इन सभी बातों को हम लोग सामने पीडीएफ में देख पा रहे होंगे कि जॉन डेवी ने बालक के मन को जो भी जानने को कहा है, मन क्रिया का परिणाम होता है। शिक्षा का स्वरूप बालक की मूल प्रवृत्तियों, जन्मजात शक्ति, क्षमता, आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित होनी चाहिए। यानी इनका कहना था कि जॉन डेवी ने बालक के मन को भी जानने को कहा है कि बालकों के मन को जानिए, उसके अंदर जो इच्छा है, जो मन में चल रही है, उन बातों को जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मन जो है क्रिया का परिणाम होता है। क्योंकि जिस प्रकार से वो कार्य करेंगे उसी प्रकार से उनका मन होगा, उनके मन के अंदर चलेगा। और शिक्षा का स्वरूप बालक की मूल प्रवृत्तियाँ, जन्मजात शक्ति, यानी जन्म से ही जो उसके अंदर शक्ति आई है, जो क्षमता आई है, उसके अनुरूप निर्धारित होनी चाहिए। और इनके अनुसार, यानी जॉन डेवी के अनुसार, बालक को सामाजिक वातावरण उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिसमें वो अपने जीवन मूल्यों का निर्माण, अर्थात हम लोग इसको आगे बढ़ के देख लेते हैं, अर्थात जिनमें वो अपने जीवन मूल्यों का निर्माण अर्थात जीवन का विकास हो। यानी उसके अनुसार सामाजिक वातावरण बालकों को इस प्रकार से परिस्थितियां प्रदान करती है ताकि वह जीवन मूल्यों का निर्माण और जीवन मूल्यों का निर्माण करके अपने जीवन का विकास कर सके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर देख रहे होंगे जॉन डेवी के बारे में कि जॉन डेवी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। यानी इनके अनुसार क्या उद्देश्य था, जॉन डेवी का शिक्षा के प्रति क्या उद्देश्य था, इन सभी बातों को हम लोग जानेंगे। और यह लास्ट पॉइंट है इस यूनिट 4 का। यानी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग पेपर F1 डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, इसके यूनिट 4 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और यूनिट 4 में प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षण शास्त्रीय समझ, यानी जितने भी यहाँ हम लोग 7 पॉइंट को देखें, 7 पॉइंट में कोई न कोई महान दार्शनिक, महान मनोवैज्ञानिक, महान शिक्षा शास्त्री के बारे में हम लोग जाने। और ये लास्ट पॉइंट जॉन डेवी के बारे में जान रहे हैं। तो इसी पॉइंट को खत्म करते हुए यह वीडियो एंड हो जाएगी और नेक्स्ट हम लोग फिर चलेंगे यूनिट 5 में। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग विषय वस्तु पे आइए, कि शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है, यानी आपके अंदर जिस प्रकार से शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा आती जाएगी उस प्रकार से आपका विकास होते जाएगा। सेकंड है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का समाजीकरण होता है। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक का समाजीकरण होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही उसे बताया जाएगा कि समाज में किस ढंग से रहनी है, समाज की अच्छी बातों को मानना है, बुराइयों को निगलेक्ट करके चलना है। इस प्रकार से शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक का समाजीकरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे होंगे, 3rd नंबर पॉइंट, कि सभी व्यक्ति बिना भेदभाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करें एवं सहयोग करें। यानी इनका मानना था, जॉन डेवी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि सभी व्यक्ति बिना भेदभाव के, आपस में कोई धर्म और जाति के बिना भेदभाव करते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करें एवं सहयोग करें। इसके बाद शिक्षा मार्गदर्शक है, यानी शिक्षा हमें मार्ग दिखाती है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन गलत है। कहने का मतलब कि कौन सी बातों को हमको मानना है, कौन सी बातों को नहीं मानना है, क्या गलत है क्या सही है। ये फ़र्क जो है, जब हमारे अंदर शिक्षा रहेगी तभी हम लोग इसके अंदर फ़र्क को समझ पाएंगे।
इसके बाद आगे चलते हैं और आगे है कि शिक्षा का अर्थ लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना है। लोकतांत्रिक समाज का मतलब कि इसमें सभी लोगों की समान भागीदारी हो, सभी को बोलने का अधिकार हो, सभी को कुछ करने का अधिकार हो। इसके बाद देख पा रहे हैं कि शिक्षा स्वयं जीवन है। शिक्षा एक अलग ही प्रकार का अपना जीवन है जिसके अंदर शिक्षा हो जाएगी, वो अपने अनुसार शिक्षा जो उसके अंदर ग्रहण किया गया है उसके अनुसार जो भी उसके बीच जो समस्या आएगी समाधान करेगा, यानी अपने तरीके से वो जीवन जी सकता है। और यह तभी संभव है जब किसी भी मनुष्य में शिक्षा आ जाएगी। इसके बाद इनका मानना था कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण सिद्धांत एवं पाठ्यक्रम बाल केंद्रित हो, यानी जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 8 के रूप में कि स्कूली ज्ञान के साथ साथ बड़ी ज्ञान का जुड़ा होना, यानी स्कूली ज्ञान के साथ साथ सामाजिक गुण, व्यवहारिक गुण, सांस्कृतिक गुण, ये सभी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है बालकों की रुचि पर आधारित, यानी बालकों की वही उस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो बालकों की रुचि के आधार पर हो, ताकि वो बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सके। सभी विषय बारीकी से शामिल हो, यानी जो भी विषय वस्तु पाठ्यक्रम उसमें शामिल किया गया है वो बारीकी से शामिल हो, ताकि बच्चा आसानी से समझ सके, आसानी से उसको ग्रहण कर सके। इसके बाद देख पा रहे होंगे कि वास्तविक जीवन की क्रिया से संबंधित हो, यानी उसका इस प्रकार का पाठ्यक्रम होनी चाहिए जॉन डेवी के अनुसार, ताकि जो भी वो वास्तविक जीवन रियल लाइफ में जी रहा है उससे कनेक्टेड हो, उसके आधार पर हो, ताकि उस चीज़ को आसानी से समझ सके और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सके। और लास्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी बच्चों का जो पाठ्यक्रम है और लचीला होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को उसको बोझ न समझकर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, रुचिकर तरीके से उसको सीख सके और अपने अंदर शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा रूपी जो ज्ञान है उसका विकास कर सके। तो इस वीडियो में हम लोग एंड करते हैं, क्योंकि बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर का पेपर F1 जिसका नाम है समाज, शिक्षा और पाठ्यक्रिया की समझ, इस पेपर 1 के हम लोग यूनिट 4 की चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में, जिसमें प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षण शास्त्रीय समझ। तो हम लोग पॉइंट के रूप में 7 पॉइंट हम लोग देखें। फर्स्ट पॉइंट में महात्मा गांधी, सेकंड पॉइंट में गिजुभाई बधेका, थर्ड पॉइंट में रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 नंबर पॉइंट में मारिया मंटेसरी, और पॉइंट 5 में ज्योतिबा फुले, 6 में डॉक्टर जकीर हुसैन, और पॉइंट 7 में जॉन डेवी के बारे में हम लोगों ने जाना। तो इस प्रकार से यह बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 के यूनिट 4 यहाँ लास्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो उसमें बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर F1 के इकाई 5 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने साथियों के साथ शेयर भी कर देंगे। और बस इस वीडियो में इतना ही।